जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार कोचिंग रूट की शिक्षा की नगरी में। मैं विपिन चौधरी उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सब बेहतरीन होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने जो आधुनिक भारत की क्लास है वो स्टार्ट की है दोस्त, और आप सभी स्टूडेंट बहुत ही बेहतर तरीके से अपना नोट्स जो है कंप्लीट बनाते हुए चलना। आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियंस का आगमन। तो इससे पहली क्लास में हमने यूरोपियंस के आगमन के बारे में पढ़ा कि भैया यूरोपियंस का जो आगमन है वो भारत में क्यों होता है, उसका कारण क्या है। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियो देखें और फिर उसके बाद आप इस दूसरी वीडियो को देखें, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोपियंस का आगमन होता है और समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा भारत में आता है 17 मई 1498 और एक नए रास्ते की खोज कर देता है जिससे कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उसको बनाकर रखा जा सके। तो इसी को देखते हुए उसी रास्ते से अब विभिन्न यूरोपियंस भी भारत में आना शुरू हो जाएंगे। तो विभिन्न यूरोपियंस किस प्रकार से भारत में आते हैं और किस प्रकार उनकी कंपनी की स्थापना होती है, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए ध्यान से, देखो यूरोपियंस का आगमन भारत के अंदर होता है तो जैसे ही 17 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंच जाता है और फिर यहाँ से वापस मसाले, काली मिर्च, सूती वस्त्र, अन्य वस्तुएं अपने साथ लेकर गया था। तो वहाँ पर जब उसने मार्केट में उनको बेचा तो कहीं ना कहीं उसको पूरी यात्रा का खर्च काट के 60 गुना मुनाफा हुआ। अब जब इतना बड़ा मुनाफा किसी व्यक्ति को होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वो फिर से कोशिश करेंगे कि हमें भारत में जाना चाहिए। हालांकि जब वास्को डिगामा यहाँ से भारत गया था तो उसने पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को कहा कि भारत के साथ व्यापार करने की असीम संभावनाएं हैं और हम बहुत ही बेहतर तरीके से भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ से जब पुर्तगाली लोग भारत में आ जाते हैं तो उनके बाद और भी यूरोपियंस भारत में आना शुरू हो जाते हैं और नई नई कंपनियों की स्थापना होने लगती है जो भारत और पूर्वी देशों के साथ आएंगे व्यापार करने के लिए। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी आपका भारत में यूरोपियंस का क्रम पूछा जाता है तो वो दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो नाविक का क्रम और एक कंपनी की स्थापना का क्रम। तो अब हम बात कर रहे हैं यूरोप्स में जो कंपनी की स्थापना होती है वो किस प्रकार होती है और दोस्त जो नाविक आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे एक साइड में आप हेडिंग डाल लेंगे भारत में नाविक का क्रम। भारत में नाविक का क्रम यानी बेटा जो सेलर आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं, नाविक का क्रम। और दूसरी साइड आप लिखेंगे भारत में कंपनी का स्थापना क्रम। भारत में कंपनी का स्थापना क्रम। तो ये दोनों ही अलग होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जामिनर कंपनी का स्थापना क्रम पूछेगा और कभी कभी आपसे एग्जामिनर नाविक का क्रम पूछेगा। तो अगर नाविक का क्रम आपसे पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से उसको याद रखेंगे, आप ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रास्ते की खोज हो चुकी है, कौन व्यक्ति पहुँचे, आप कहेंगे भैया पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आ जाते हैं। पुर्तगाली कब आते हैं तो 1498 में आते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में किन की एंट्री होती है तो भारत में बेटा डच नाविक आते हैं। जो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के रहने वाले थे उनको डच निवासी कहा जाता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो डच लोग कब आते हैं सर, तो डच लोग भारत की तरफ आ जाते हैं 1596 में, 1596 में। इसके बाद डचों के बाद भारत में किसका आगमन होता है तो भारत में ब्रिटिशिस का आगमन होता है, मतलब हम अंग्रेज कह सकते हैं, अंग्रेज़ों का आगमन होता है भारत के अंदर। तो अंग्रेज़ कब आते हैं भैया, तो अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नंबर 4 कौन आएगा दोस्त, तो इसके बाद आते हैं डेनिस। इसके बाद भारत में डेनिसों का आगमन होता है और डेनिस कब आते हैं तो 1616 में आते हैं। ये आपको क्रम जरूर याद रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछता है। अगर हम बात करें नंबर 5 तो नंबर 5 पर कौन आएंगे भैया, तो नंबर 5 पर फ्रेंच आ जाएंगे। और फ्रेंच जो भारत में आते हैं वो कब आएंगे तो इनकी स्थापना क्रम माना जाता है 1664। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखो नंबर 6
भारत की तरफ एक कंपनी और आती है व्यापार करने के लिए, जिसको कहा जाता है स्वीडिश कंपनी, और स्वीडिश कंपनी भारत की तरफ आती है 1731 में। लेकिन स्वीडिश कंपनी का व्यापार भारत के साथ ना चल के वो चीन के साथ चलता था, इसी वजह से हम इस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो हम कौन कौन सी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं बेटा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच। ये हमें 5 कंपनियां पढ़नी होती है, क्योंकि इन कंपनियों का व्यापार हमारे भारत के साथ चल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि सर कंपनी का स्थापना क्रम क्या होगा। अगर हम कंपनी का स्थापना क्रम की बात करें तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाल की जो कंपनी है वही इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल की कंपनी जो है वो कब इस्टेब्लिश होती है, तो 1498 में ही इस्टेब्लिश होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1498। तो पुर्तगाल की कंपनी भारत में कब आती है, 1498 में पुर्तगाल की कंपनी बन जाती है, जिसका नाम था एस्टाडो दा इंडिया, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी कंपनी अगर आप बेटा देखेंगे ध्यान से, दूसरी कंपनी यहाँ पर किसकी लगती है, तो यहाँ अंग्रेज़ों की दूसरी कंपनी लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसकी लगेगी, अंग्रेज़ों की। भाई अंग्रेज़ों की जो कंपनी है वो भारत में स्थापित की जाती है कब, 1600 ईस्वी में। देखो आप सभी बच्चे जानते कि भारत में अंग्रेज़ों को प्रथम फैक्ट्री खोलने की अनुमति कहाँ पर मिली थी, तो सूरत में मिली थी। लेकिन जब इनकी कंपनी की स्थापना यूरोप के अंदर हो रही थी तो उसी समय इसको भारत में माना जाएगा। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया कि आप 15 वर्षों तक भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डच लोग इनसे पहले जाते हैं, लेकिन डच संसद के द्वारा डच लोगों को व्यापार करने का अधिकार 1602 ईस्वी में दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप 21 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। तो इनके बाद जो कंपनी की स्थापना क्रम में आएगा तो ये चेंज हो जाता है दोस्त, आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ डचों की कंपनी लगी थी और ये कब बेटा 1602 में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी क्रम आपका सेम है। इसके बाद डेनिश आ जाएगा, इसके बाद डेनिश आ जाएगा। डेनिश कितना होगा, आप कहेंगे भैया 1616। फिर डेनिश के बाद कौन आएगा, तो आप कहेंगे भैया डेनिश के बाद फ्रेंच लोगों की कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच कब हो जाएगा आपका 1664। और फ्रेंच के बाद अगर हम बात करें तो फिर स्वीडिश आप देखेंगे, स्वीडिश कंपनी। ठीक है, स्वीडिश की स्थापना कब होती है, 1731 में। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनर, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है, क्रम पूछेगा। अगर आपसे सेलर का क्रम पूछा गया तो आप बेटा इस क्रम पर ही आंसर देकर आना। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर कंपनी का क्रम पूछा गया तो फिर आप इस क्रम पर आंसर देकर आना। क्वेश्चन को देख लेना, एक बार सही तरीके से पढ़ लेना कि आपसे कंपनी का क्रम पूछा गया है भारत के अंदर या आपसे नाविक का क्रम पूछा गया है। अगर आप इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर केवल और केवल किस में डिफरेंस आता है, केवल और केवल यहाँ पर जो अंतर हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, वो बेटा डेनिश में और अंग्रेजों में मिल रहा है। ठीक है, यही चेंज होते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ अंग्रेज ऊपर चले गए, यहाँ पर ये नीचे आ गए, यही चेंज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम यहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, तो हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, आप पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। आप सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल देंगे, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन। देखो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि भारत में सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन पहुंचता है। आप कहेंगे सर सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति भारत में पहुंचा वास्को डी गामा। भैया भारत में वास्को डी गामा कब आया था, आप ध्यान से देखना। भारत में वास्को डी गामा आ गया था 17 मई 1498 में। अब जैसे ही वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत पहुंच जाता है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत पहुंच जाता है, तो यहाँ से अपने साथ क्या लेकर गया, बहुत सारे
मसाले लेकर गया, काली मिर्च लेकर गया, अन्य वस्तु लेकर गया, बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर गया। जब उसने वहाँ पर बेचा उन वस्तुओं को तो उसे कितना मुनाफा हुआ? 60 गुना। जब उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था तो वास्को डिगामा ने पुर्तगाली सरकार, मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, पुर्तगाली सरकार, यानी पुर्तगाल के जो राजकुमार थे इस समय वो कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाली सरकार, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पुर्तगाली सरकार को जाकर कहा कि भारत के साथ व्यापार करने में असीम संभावनाएं हैं और हम भारत से बहुत बेहतर तरीके से व्यापार कर सकते हैं। रास्ता इन लोगों को मिल चुका था, कैप ऑफ गुड होप रोड से ये भारत में आना जाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक जब पुर्तगाली सरकार को पता चला कि हम व्यापार कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा अपने देश के लिए कमा सकते हैं, तो इसी समय पुर्तगाल की सरकार एक कंपनी की स्थापना करती है। कंपनी कौन सी है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो एक कंपनी की स्थापना की जाती है पुर्तगाल के अंदर, और इस कंपनी का नाम क्या था? तो बेटा कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया। देखो मैं आपको बहुत ही आराम से पढ़ाता हुआ चलूँगा, आप सभी बच्चे अपना नोट्स बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हुए चले। देखो हुआ क्या है, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाई है, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। आपको एक वीडियो डेली मिलेगी शाम को 5:30 बजे, ठीक है। तो शाम को 5:30 बजे आप सभी के लिए एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो हिस्ट्री से संबंधित होगी, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, आपका यूपीपीएससी हो, ठीक है, यूकेपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी हो आपका, या आपके अन्य एग्जाम एसएससी, रेलवे, ठीक है, पुलिस, कोई भी आपका एग्जाम हो, तो सभी के लिए आपका जो हिस्ट्री है वहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना नोट्स बनाएंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो एक कंपनी बन जाती है, कौन सी कंपनी है? एस्टाडो द इंडिया। अब जो ये एस्टाडो द इंडिया है, इसी कंपनी को कहाँ पर भेजा जाएगा? आप कहेंगे सर इस कंपनी को भारत में भेजा जाएगा व्यापार करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारा भारत देश है, तो इस कंपनी को कहाँ पर भेजा जाएगा? भारत में व्यापार करने के लिए भेजा जाएगा। अब जैसे ही ये कंपनी, पुर्तगाली सरकार भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को भेजेगी, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को भारत भेजना होगा। तो इस समय पुर्तगाली सरकार ने एक व्यक्ति को भारत भेजा सन 1500 ईस्वी में। देखो आपकी के लिए जो कहानी है, मैंने बहुत बेहतर तरीके से कहानी को जोड़ रखा है। आप सभी बच्चे अगर इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेड्रो अल्बेराज क्रेबाल, ठीक है, पेड्रो अल्बेराज क्रेबाल। देखो ये जो दोस्त पेड्रो अल्बेराज क्रेबाल था, तो ये बंदा भारत में आएगा। ये बंदा कहाँ पर पहुंचेगा? आप कहेंगे सर ये भारत में पहुंचेगा, और कितने जहाजी बेड़ों के साथ भारत आता है? तो 2 जहाजी बेड़ों के साथ ये भारत में पहुंचा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2 जहाजी बेड़ों के साथ ये कहाँ पर पहुंच जाता है? ये भारत में पहुंच जाता है। अब जैसे ये भारत में आता है तो इसने भारत में आकर देखा कि मुझे अपनी कंपनी की स्थापना करनी है, कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी होगी। लेकिन कहा जाता है कि ये कंपनी लगाने में यहाँ पर असफल हो जाता है, और जब ये असफल हो जाता है तो ये यहाँ से वापस कहाँ पर चला जाएगा? तो ये यहाँ से, ये भारत से वापस चला जाता है, और वापस कहाँ चला गया बेटा? तो ये पुर्तगाल चला गया। यहाँ तक आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसने पुर्तगाल में जाकर कहा कि भैया मैं भारत में फैक्ट्री लगाने में असफल हो चुका हूँ, मैं फैक्ट्री भारत में नहीं लगा पाया। आप एक बात और ध्यान रखना कि ये कंपनी एस्टाडो द इंडिया जो है ये पुर्तगाली सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है दोस्त, ये एक सरकारी कंपनी है, इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब ये वापस चला गया, यहाँ से वापस चला गया, पुर्तगाली सरकार को जाकर इसने मैसेज दिया कि मैं वहाँ पर कंपनी नहीं लगा सका, कंपनी लगाने में असफल हुआ। अब पुर्तगाल की जो सरकार है, पुर्तगाल के जो राजकुमार है, वो एक बार फिर से भारत में किसको भेज देंगे? तो एक बार फिर से वास्को डिगामा को भारत भेजा जाएगा, और वास्को डिगामा आकर फिर जमोरिन से बातचीत करेगा। देखो ध्यान से समझते हैं आगे। अभी आप सभी बच्चे आराम से ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखो जब इसने मैसेज दिया कि भैया मैं फैक्ट्री नहीं लगा सका, तो एक बार फिर से 1502 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 1502।
तो 1502 में क्या होता है, एक बार फिर से भारत में वास्को डी गामा को भेजा जाता है। वास्को डी गामा, देखो दोस्त, जब वास्को डी गामा को भारत में भेजा गया तो अब की बार ये कितनी बार भारत आ रहा है, तो आप कहेंगे सर दूसरी बार भारत आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी बार भारत आएगा। तो पुर्तगाली सरकार वास्को डी गामा को भारत भेज देती है, और जब वास्को डी गामा बेटा भारत में आएगा तो कहीं ना कहीं भारत में आकर वो अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जब वास्को डी गामा 1502 में भारत आता है तो ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है, और अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करता है ये, तो ये 1502 में ही अपनी फैक्ट्री लगाता है कालीकट। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लगाई जाती है, तो यहाँ पर बेटा इनकी जो प्रथम कंपनी है, एस्टाडो द इंडिया की जो कंपनी है भारत के अंदर, ये प्रथम कंपनी लगती है कालीकट में। आप कहेंगे सर कालीकट, हाँ कालीकट में लगती है कोझिकोड में। कब लगाई जाती है, 1502 ईस्वी के अंतर्गत ही ये फैक्ट्री यहाँ पर लगा दी जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अभी आप सभी बच्चे नोट्स अपना कंप्लीट बनाते हुए चलना, एक वीडियो आपको बेटा डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से आपको हिस्ट्री और पॉलिटी, मैं 2 सब्जेक्ट आपको कराऊंगा इस चैनल पर, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, तो दोनों जो सब्जेक्ट है बहुत बेहतर तरीके से कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाती है, तो दोस्त कालीकट में स्थापित की जाती है। तो जैसे पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई गई, कब लगती है, 1502 में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस कालीकट की फैक्ट्री को कुछ कारणों से जमोरिन ने बंद करा दिया। जमोरिन कौन है, कालीकट के शासक। तो कालीकट के शासक जमोरिन ने इस वाली फैक्ट्री को क्या कर दिया, इस वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री भारत में लगाई तो है कालीकट के अंदर, लेकिन कालीकट में इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा भारत में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहां पर स्थापित की थी। तो इसमें एग्जामिनर कालीकट डाल रहा है, आपको ध्यान रखना है। कोचिन नहीं लिखेगा, कोचिन की जगह क्या लिख देगा, कालीकट लिख देगा। तो कालीकट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया, तो इस फैक्ट्री के बाद दोस्त एक दूसरी कंपनी इन्होंने लगाई। दूसरी कंपनी मसालों के एकाधिकार को लेकर, किसको लेकर, आप कहेंगे सर मसालों के एकाधिकार को लेकर, ये कोचीन में लगाई गई। कहाँ पर लगाई गई, कोचीन में, या आप कोची कह सकते हो। अब कोचीन में जो इनकी फैक्ट्री लगी, अब हम इसको प्रथम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे मसालों के एकाधिकार को लेकर। किसको लेकर भाई, मसालों के एकाधिकार को लेकर। ये बेटा ध्यान रखना है आपको, मसालों के एकाधिकार। अब आप एकाधिकार का मतलब जानते हो कि भारत में जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई है पुर्तगाल से, एस्टाडो द इंडिया, केवल और केवल वही कंपनी व्यापार कर सकती है मसालों का, और कोई दूसरी कंपनी पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कोचीन में मसालों के एकाधिकार को लेकर ये फैक्ट्री कब लगा देते हैं, तो ये 1503 में लग जाती है, और यहीं पर ये अपना क्या बनाते हैं दोस्त, यहीं पर ये हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में पुर्तगालियों ने मसालों के एकाधिकार को लेकर अपनी फैक्ट्री कहां पर इस्टेब्लिश की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। कोचीन में कब की है सर, 1503 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1503 में, और कोचीन में ही क्या बनाया इन्होंने, हेडक्वार्टर बनाया। तो अभी तक वास्को डी गामा भारत 2 बार आ चुका है। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, और तीसरी बार ये 1524 में आएगा। अभी ये कंपनी लगाने के उद्देश्य से भारत में आ रहा है, लेकिन अब इसके बाद बेटा ये जब 1524 में भारत पहुंचेगा तो वो गवर्नर बनकर भारत में आएगा। अब ये गवर्नर क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो आप ध्यान से। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, अपना नोट्स बेहतर तरीके से बना रहे होंगे, और रिवाइज करना, सब चीजें आपको यहीं से देखने को मिलेगी एग्जाम में। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पर लगाई, 1503। अब फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता था, आपको ध्यान रखना है कि ये लोग वहां से अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। हम इसको फैक्ट्री कह सकते हैं, इसको हम कंपनी कह सकते हैं, इसको गोदाम कह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कोठी भी कह सकते हैं। मतलब ये इस प्रकार से यहाँ पर कंपनियां हुआ करती थी कि ये लोग वहां से आए और यहाँ आकर इन्होंने कोई एक बड़ा गोदाम ले लिया।
और जैसे ही बड़ा गोदाम लिया, वहाँ पर मसाले, अन्य मिर्च काली मिर्च वस्तु, अन्य जो भी वस्तु भारत से लेकर जाते थे वो वहाँ पर भरते, वहाँ से जहाज़ों में डालते और ले जाते उसको यूरोप में। ठीक है, तो यही इनकी कंपनी हुआ करती थी, ये फैक्ट्री हुआ करती थी। इसी कंपनी के अंदर जो यहाँ पर वायसराय होंगे, उनके रहने के स्थान, जो वर्कर्स हैं उनके रहने के स्थान, तो उनके घर वगैरह वो सब इसी फैक्ट्री के अंतर्गत ही आपके आ जाते थे। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, देखो अब मसालों का एकाधिकार लेकर इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर इन्होंने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली। दूसरी फैक्ट्री एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर खोली थी। तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली बेटा कुन्नूर, दक्षिण भारत में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री आप याद रखेंगे कोचीन में। अब अगर हम बात करें दूसरी कंपनी कहाँ पर लगाई, देखो पहली कंपनी बेटा सभी को पता है कि कहाँ पर लगाई है। तो पहली कंपनी मसालों के एकाधिकार को लेकर कोचीन में लगी। अब दूसरी कंपनी इन्होंने भारत में कहाँ पर लगाई, तो हम दूसरी कंपनी की बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा इंडिया का मैप है। तो दूसरी कंपनी इन्होंने लगाई थी कुन्नूर में। अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ पर लगाई, आप कहेंगे भैया कुन्नूर में लगाई। यहाँ पर है कुन्नूर, यहाँ पर है आपका कुन्नूर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुन्नूर कहाँ पर है सर, तमिलनाडु में। आप जानते हो तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है, कौन सा जिला है सर, नीलगिरी जिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, नीलगिरी जो पहाड़ी जिला है उसमें एक क्षेत्र पड़ता है आपका क्या, कुन्नूर। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। और दूसरी फैक्ट्री कब लगी थी सर, 1505 में। अब जैसे ही 1505 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री यहाँ पर लग चुकी है, व्यापार स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे वर्कर्स जो है फैक्ट्री के अंदर बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इनका व्यापार बढ़ रहा है। जब इनका व्यापार बढ़ रहा है तो अब पुर्तगाली सरकार को ऐसा लगेगा कि कंपनी में वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा अधिकारी कंपनी के ऊपर बना दिया जाए, जिससे कि सभी व्यक्तियों को कंट्रोल किया जा सके और कंपनी को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करके रखा जा सके। तो इसी समय पुर्तगाली सरकार 1505 में ही भारत में अपना एक वायसराय नियुक्त करती है। क्या नियुक्त करेगी, आप कहेंगे सर वायसराय नियुक्त करेगी। वायसराय भी कह सकते हो आप, गवर्नर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ गवर्नर का मतलब राज्यपाल से संबंधित नहीं है। गवर्नर का मतलब होगा कि कंपनी के ऊपर एक ऐसा बड़ा अधिकारी बैठा दिया जाएगा जो पूरी कंपनी को कंट्रोल करेगा। जैसे आप जानते हो कि कंपनी के ऊपर होता है सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस प्रकार से एक बड़ा अधिकारी इन्होंने कंपनी के ऊपर बैठाया और उसी को क्या बोला गया, वायसराय बोला गया या गवर्नर बोला गया। तो भारत में पहला गवर्नर बनने वाला कौन था, तो बेटा भारत में पहला गवर्नर बनने वाला व्यक्ति था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आप सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आराम से पढ़ते पढ़ते हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर अब इन्होंने क्या किया। अब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक पुर्तगाली सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है। अब पुर्तगाली सरकार ने जो अधिकारी नियुक्त किया उस अधिकारी को क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बेटा वायसराय। उसे हम क्या बोलेंगे, वायसराय। या तो हम उसको वायसराय बोले या हम उसको गवर्नर बोले, तो बात एक ही है। या आप उसको सीईओ बोल सकते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, लेकिन इस शब्द का यूज नहीं किया गया है, आप ध्यान रखेंगे इस शब्द का यूज नहीं किया गया है। केवल किसका यूज किया गया है, वायसराय या गवर्नर का यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो पहला गवर्नर बनकर आता है वो गवर्नर कौन था, तो फर्स्ट नंबर पर जो कंपनी का गवर्नर बनता है उसका नाम था दोस्त फ्रांसिस्को ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका नाम क्या था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से फाउंडेशन पॉइंट से आपसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका जो कार्यकाल रहा ये 1505 से और 1509 तक रहा, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्त 1505 से कब तक रहा? 1509 तक रहा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आता है और पहला पुर्तगाली गवर्नर बन जाता है यहाँ पर कंपनी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इससे फाउंडेशन पॉइंट से आपसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर। आप क्या नोट करेंगे? पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर, मतलब ये क्या था भारत के अंदर? प्रथम वायसराय भी लिख सकते हैं, गवर्नर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वायसराय या गवर्नर था, मैं दोनों लिख देता हूं, या गवर्नर था। मतलब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये पुर्तगाली शक्ति का यहाँ पर क्या था? ये गवर्नर था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही इसको गवर्नर बनाया गया तो ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आदेश दिया कि भारत के हिंद महासागर वाले क्षेत्र पे, हिंद महासागर से भी मतलब किस पर? जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, अरब सागर वाले क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया जाए। ये आदेश किसने दिया था? पुर्तगाली सरकार ने। क्यों दिया है? क्योंकि इस समय अगर पूरे विश्व के अंदर नौसेना थी, जो बेहतर नौसेना थी, वो किसके पास में थी? वो केवल और केवल पुर्तगालियों के पास में थी। नौसेना और किसी के पास नहीं थी। वो बेहतर नौसेना किसके पास में थी? तो पुर्तगालियों के पास में थी। और इसी वजह से पुर्तगाली सरकार ने कहा कि हिंद महासागर मतलब अरब सागर वाले क्षेत्र को आप पूर्ण रूप से अपने आधिपत्य में ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको आदेश दिया गया तो इसने यहाँ पर एक पॉलिसी को लागू कर दिया। उस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, या उसे शांत जल की नीति कहा गया, जिससे कि शांतिपूर्वक यहाँ से व्यापार किया जा सके। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इससे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या आता है? नंबर 2, ये आपको ध्यान रखना है। नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, नीले जल की नीति मतलब हम कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसी को क्या बोला जाता है? या इसे हम कहते हैं शांत जल की नीति। इसे क्या कहा जाता है? शांत जल की नीति। इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित था? ठीक है, शांत जल की नीति से कौन संबंधित था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप बताएंगे शांत जल की नीति से कौन संबंधित है? आप कहेंगे भैया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भैया शांत जल की नीति क्या थी, इसके बारे में समझाया जाए। तो आप देखो, एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके माध्यम से समझते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है और यहाँ पर आपको पता है कि नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अरब सागर, ये अरब सागर है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा आपका अरब सागर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नीचे क्या है? आप कहेंगे भैया नीचे हमारा हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो पुर्तगाली सरकार ने किसको आदेश दिया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आदेश दिया कि आप हिंद महासागर मतलब अरब सागर वाले क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर लीजिए। अब जब उन्होंने सरकार ने आदेश दिया तो इसी को देखते हुए इसने भारत में क्या लागू कर दिया? इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, ठीक है, ये लागू कर दिया। यहाँ तक आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति इसको कहा जाता है। और इस नीति के तहत इसने क्या किया? इस नीति के तहत दोस्त इसने भारत में दुर्गों का निर्माण करवाया। मतलब इसने यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में भारत में क्या करवा दिया? दुर्गों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले दुर्ग बनवाने वाले व्यक्ति कौन है भारत के अंदर? पुर्तगाली हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में दुर्ग बनवाने स्टार्ट किए, और उनमें भी दुर्ग सबसे पहले किसने बनवाए? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनवाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो ये दुर्ग इस वजह से बनवा रहे हैं ताकि यहाँ पर ये समुद्र पर अपनी निगाहें रख सकें कि भैया समुद्र में व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, कौन व्यक्ति समुद्र में आ रहा है, कौन व्यक्ति समुद्र से व्यापार करके जा रहा है, ठीक है। इस पर ये बहुत बेहतर तरीके से अपनी निगाहें रख सके। तो यही थी आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ध्यान रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है क्या थी? आप कहेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से
पुर्तगाली सरकार ने ऐसा कहेंगे आप, जब पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आदेश दिया कि हिंद महासागर यानी अरब सागर वाले क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आप अपना आधिपत्य स्थापित कर लीजिए, तो इसी को देखते हुए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अरब सागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, जिसको शांत जल की नीति कहा जाता है, वो लागू कर दी है, जिससे कि वो शांतिपूर्वक व्यापार कर सके। उसके तहत इन्होंने भारत में यहाँ पर दक्षिण भारत में दुर्गों का निर्माण करवाया, जिससे कि अरब सागर में अपनी निगाहें रख सकें ताकि व्यापार कैसा चल रहा है। तो यही थी आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इससे और तीसरा प्रश्न आपका क्या बन सकता है? तो बेटा तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, देखो ध्यान से। ऐसा होता है कि इसका एक युद्ध भी होता है। युद्ध किसके साथ होता है सर? एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं चोल का युद्ध, वार ऑफ चोल, ठीक है, चोल का युद्ध। अब ये चोल का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1508 में। 1508 में चोल का युद्ध होता है। चोल का युद्ध किस किस के बीच होता है? तो बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के बीच होता है। इस समय गुजरात के शासक कौन थे? महमूद बेगड़ा, ठीक है, याद रखना आपको। तो गुजरात के शासक के बीच होता है। तो इस चोल के युद्ध में जो अल्मेडा है, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, आप अपना नोट्स जो है बनाते चलना, साथ साथ बना लोगे दोस्त। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। भाई चोल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अल्मेडा के बीच हुआ था। अल्मेडा वर्सेस किसके बीच हुआ है? तो यहाँ पर हुआ गुजरात के शासक के बीच। गुजरात के शासक के बीच युद्ध हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर इसमें विजय कौन हुआ, इसमें अल्मेडा विजय हुआ था या यहाँ पर इसमें अल्मेडा विजय हुआ या यहाँ पर बेटा गुजरात के शासक विजय हुए? तो गुजरात के शासक ने इसमें विजय हासिल की। कौन जीत गया इसमें गुजरात के शासक जो है वो विजय हासिल करते हैं। कौन से युद्ध में? चोल के युद्ध में। देखो एक चोल का युद्ध हुआ 1508 में, अल्मेडा और गुजरात के शासक के बीच हुआ, जिसमें गुजरात के शासक ने विजय हासिल की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर युद्ध हो जाता है। अब ये सर नेक्स्ट ईयर युद्ध कब हुआ? तो नेक्स्ट ईयर युद्ध होता है बस 1509 में। नेक्स्ट ईयर मतलब 1508 से 1509। अब 1509 का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो अल्मेडा है, तो अल्मेडा ने बेटा क्या किया? अल्मेडा ने यहां पर हराया, पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, याद रखना है आपको, नाम मैंने बोल दिया है। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा प्लस टर्की की सेना को, टर्की आ जाएगा इसमें, प्लस मिस्र की सेना को। मतलब इसने इन तीनों की सेना के जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया। तो अब की बार जीत किसने हासिल की? अल्मेडा ने। तो ऐसा कहा जाता है कि अल्मेडा ने 1509 में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, टर्की और मिस्र, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को, संयुक्त बेड़ों को पराजित करते हुए हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। 1500 ध्यान रखना है, हुगली बंगाल की खाड़ी में है, क्लियर है ना? हुगली पर अपना अधिकार कर लिया था। और हुगली कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। ये बात आपको दोस्त ध्यान रखनी है, ठीक है? तो हुगली पर इसने अपना अधिकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हुगली को पुर्तगाली लूटपाट के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है? तो आप यहां तक नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधा बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग जो अपना कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हाथ से ही लिखकर आपको पढ़ाऊंगा बेटा पूरा का पूरा इतिहास, ठीक है? तो यहाँ तक आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अल्मेडा ने गुजरात के शासक, टर्की, मिस्र, इन तीनों की सेना को पराजित करते हुए हुगली को अपने कब्जे में लिया। ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है? अब हुगली किसके अंतर्गत आ चुका है? पुर्तगालियों के अंतर्गत आ चुका है। और हुगली का प्रयोग ये लोग लूटपाट के लिए करते थे। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया है कि पुर्तगाली लूटपाट के रूप में किस क्षेत्र को इस्तेमाल किया करते थे? तो ये कहां पर लूटपाट किया करते थे? जहाजों के साथ में, अन्य देश के जहाज हुआ करते थे उनके साथ में लूटपाट किया करते थे हुगली में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था दोस्त, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हटा दिया जाता है। इसकी जगह एक दूसरा नया वायसराय भारत में आता है। उस वायसराय का नाम है
अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम दूसरा वायसराय पढ़ रहे हैं, यहां पर देखो ध्यान से। अब पुर्तगाली सरकार ने भारत में दूसरा वायसराय भेजा, दूसरा वायसराय। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ना है। दूसरा वायसराय भैया कौन है? तो दूसरा वायसराय है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या अल्बुर्क भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, अल्बुकर्क। अब ये जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए आप, 1509 से दोस्त ये 1515 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1509 से 1515 तक। अब इससे फाउंडेशन पॉइंट से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है? आप सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लेंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इससे आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहला बेटा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रियल फाउंडर कौन है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो यहां पर क्या कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। आप नोट कर लेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कौन था अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर अल्बुकर्क था, ठीक है, याद रखना है। अब अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया? भाई इसने ऐसे कुछ काम किए होंगे, इसने ऐसे कुछ काम किए अपनी सरकार के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जिससे कि इसको यहाँ पर रियल फाउंडर कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया। तो वो कौन कौन से कार्य किए थे वो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से बात करते हैं सर कौन कौन से कार्य किए गए थे, देखो ध्यान से। तो हम नंबर 2 बात करते हैं, इसने सबसे पहले क्या किया? ये जब यहाँ पर भारत में अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय बनता है या गवर्नर बनता है, तो ये सबसे पहले जो ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही थी समुद्र के अंदर, उसको समाप्त कर देता है। जो शांतिपूर्वक व्यापार चल रहा था ये उसको समाप्त कर देता है। तो इसने क्या किया? इसने सबसे पहले क्या किया बेटा? ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको एक एक पॉइंट जरूर याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। तो इसने बेटा सबसे पहले क्या काम किया है? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीले जल की नीति, शांत जल की नीति की मैं बात कर रहा हूं, इसने इसको समाप्त कर दिया। और इसने भारत में सर क्या काम किए? तो इसने और भारत में क्या किया? इसने भारत में जो पुर्तगाली लोग आए हुए थे उन पुर्तगालियों को कहा कि आप भारतीय लड़कियों से शादी कीजिए, मतलब पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने क्या किया? इसने पुर्तगालियों की शादी, इसने पुर्तगालियों की शादी भारतीय लड़कियों से कराना शुरू कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने पुर्तगालियों की जो शादी है वो भारतीय लड़कियों से कराना शुरू कर दिया। अब इस समय अगर आप देखोगे कि सर भारतीय लड़कियां पुर्तगालियों से शादी क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर इसने क्या किया? इसने ये कहा कि जो भी भारतीय लड़की पुर्तगालियों से शादी करेगी तो वो सती नहीं होगी। अब सती मैं आपको बता देता हूं कि इस समय हमारे भारत के अंदर सती प्रथा चरम पर थी। अब इसने अपने क्षेत्र में यह घोषणा कर दी कि अगर कोई भारतीय लड़की पुर्तगाली से शादी करती है और उसका अगर जो पति है वो मर जाता है तो उसको उसके पति के साथ सती नहीं किया जाएगा। तो इसने ये घोषणा कर दी थी और इसने भारतीय लड़कियों की शादी किसके साथ में कराना शुरू कर दिया? पुर्तगालियों के साथ कराना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा क्यों कर रहा था? ये ऐसा इस वजह से करता है ताकि भारतीय इन लोगों को अपना समझे और ये भारत में अपनी बस्तियां बसा सके।
अब इन्होंने बेटा अपनी बस्तियां भारत में बसाई भी हैं, जैसे कि आगे मैं अब नाम लूंगा बस्तियों का, अभी भी बता देता हूं। जैसे चोल आप जानते हो पुर्तगालियों की बस्ती थी, हुगली भी पुर्तगालियों की बस्ती थी, जैसे आपका चोल हो गया, हुगली हो गया, दमन दीव हो गया, ये आपकी बस्तियां हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो बस्तियां हैं इन्होंने भारत में अपनी बसाई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि भारतीय इनको अपना समझे और ये भारत में अपनी बस्तियां बसा सके। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यह भी पूछता है कि भारत में वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा का अंत करने वाला व्यक्ति कौन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नंबर 4 हम पॉइंट याद क्या रखें सर इससे, तो नंबर 4 पॉइंट आपको दोस्त याद रखना है, इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। और गोवा पर कब्जा किससे किया था, किससे छीना इसने गोवा को, तो इसने छीना था यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1510 में इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी गोवा पर किसने कब्जा कर लिया 1510 में, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसा सर क्या ये अकेला कर सकता था कि ये इतनी पावर आ गई इनके अंदर कि भैया ये गोवा पर भी कब्जा कर चुके हैं। तो देखो होता क्या है, आप ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहता हूं। देखो आप जानते हो दोस्त कि ये हमारा जो इंडिया का मैप है, यहां पर आप देखोगे तो नीचे यहां पर क्या था, आप कहेंगे सर विजयनगर साम्राज्य था, और आप अगर ऊपर देखोगे इस प्रकार से तो यहां पर क्या था, बहमनी साम्राज्य था। अब विजयनगर साम्राज्य के शासक थे इस समय कृष्णदेवराय, आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे इस समय, कृष्णदेवराय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेवराय के साथ में मुलाकात करता है और एक संधि करता है। उस संधि के माध्यम से कृष्णदेवराय को कहा जाता है कि अगर आप गोवा को छीनने में हमारी मदद करेंगे तो हम अपने बाहर से जो घोड़े लेकर आते हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम विजयनगर साम्राज्य को देंगे। तो ये इनमें डील हो जाती है कृष्णदेवराय और अल्फांसो दी अल्बुकर्क में। अब इसी को लेकर अब कृष्णदेवराय मदद करता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क की, और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया जाता है और गोवा किसके कब्जे में चला जाता है, पुर्तगालियों के कब्जे में चला जाता है। अभी पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कोचिन में है, लेकिन 1530 में कोचिन से इस हेडक्वार्टर को चेंज करके गोवा कर दिया जाएगा नीनो दी कुन्हा के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस पॉइंट को, देखो ध्यान से, तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। तो गोवा को छीनने में इसकी मदद किसने की, कृष्णदेवराय ने की। और क्यों की है, क्योंकि घोड़ों के निर्यात में जो घोड़ों का आयात होगा बाहर से, उसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो प्राथमिकता सबसे पहले कृष्णदेवराय को यानी विजयनगर साम्राज्य को दी जाएगी। तो इसी को देखते हुए इसने मदद की और गोवा को छीन लिया जाता है। अब इसने और क्या कार्य किया भारत के अंदर, देखो समझना। अब नंबर 5 पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पॉइंट, कृष्णदेवराय ने इनको भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भटकल में कृष्णदेवराय के द्वारा पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी गई, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अनुमति दी गई मतलब ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका आ चुका है एग्जाम में, पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई थी, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के द्वारा दी गई थी। ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने इतना कार्य तो किया ही है, अब इसके बाद इसने क्या किया, नंबर 6 पॉइंट में इधर लिख देता हूं, देखो ध्यान से। इसने जो हारमुज जल संधि थी, हारमुज जल संधि पर भी अपना कब्जा कर लिया। और बेटा
यहां पर जो मलक्का जल संधि थी, हारमुज जल संधि, ऐसे आपको याद रखना है, हारमुज जल संधि पर अपना कब्जा किया और मलक्का जल संधि पर भी, मलक्का जल संधि पर भी इसने अपना कब्जा कर लिया था। मतलब इसने हारमुज और मलक्का इन दोनों जल संधियों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब हारमुज जल संधि सर कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा ये ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में। तो ईरान और ओमान के बीच में कौन सी जल संधि है, तो हारमुज जल संधि है। और मलक्का जल संधि बेटा आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। मतलब ईरान से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया तक अल्बुकर्क ने अपना कब्जा कर लिया था। यहां तक बातें समझ में आ रही है। इसी वजह से कहा जाता है भारत में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक शक्ति का संस्थापक, मतलब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को कहा जाता है। तो यहां तक जो आज मैंने आपको पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्री एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको बेटा 2 सब्जेक्ट कराऊंगा इसमें, एक तो हिस्ट्री होगा आपका और एक आपका पॉलिटी होगा। बेहतर तरीके से अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें हमारे याद हो सकें। अभी आपको वीडियो नहीं मिल रही थी लेकिन आपको डेली वीडियो मिलेगी आगे कंटिन्यू। आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।